जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे। हमें पता है हेल्थ केयर सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो कोई पेशेंट होगा, ह्यूमन बीइंग, हम क्योंकि सिर्फ इंसानों की ही बात कर रहे हैं। अगर जब हम पेशेंट की बात करते हैं तो वो एनिमल भी हो सकता है, कोई फिश हो सकती है, पोल्ट्री पोल्ट्री भी हो सकता है। तो लेकिन हम क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ इन इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे पहले इंसान होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, जो पेशेंट है। उसके बाद उसकी कोई ना कोई डिजीज़ होगी, और तीसरा उसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट उसकी ड्रग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, केमिकल इन्वॉल्व हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। अगर चाहे उस इस 3 कंपोनेंट्स को हम ट्रिनिटी भी कहते हैं, हम इसको ट्रायंगल भी कहते हैं, हम इसको डेल्टा भी कहते हैं। तो डेल्टा, जिस तरह डेल्टा फोर्स है, उस वो एक ट्रायंगल से बना लेते हैं। वो डेल्टा फोर्स, और ये जो टेक्निक है फाइटिंग के हवाले से, जो कदीम ज़माने में भी यूज़ होती थी, उसको डेल्टा फोर्स के हवाले से याद करते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही स्ट्रेटजी ग़ज़वा बदर में यूज़ की थी। डेल्टा फोर्स या एक ट्रायंगल एस्टेब्लिश की, और उसको आगे लेकर चलते हुए उन्होंने कुफ़ार को शिकस्त दी। अगर हम इनकी हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट 10 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो पूरे मिल के हेल्थ केयर सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। तो आज आपके सामने वो 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स पेश करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम में, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। वो चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे सर्जन हो, फिजिशियन हो, स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, ये सारे लोग जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, इन्हें हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स के नाम से याद करते हैं किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में। जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसकी बिल्डिंग है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी हॉस्पिटल की क्लिनिकल सेटिंग की वो बिल्डिंग है, जिससे वो आर्किटेक्चरली वो डिज़ाइंड हुई है, जहाँ से डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की इनकमिंग कौन सी होगी, उनका एग्जिट कहाँ से होगा, रेडिएशन डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, आउटडोर कहाँ पे होगा, इनडोर कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें जो सारी मिलके एक हॉस्पिटल की या क्लिनिकल सेटिंग की शक्ल बनाते हैं, ये दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम का। तीसरा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। वो ड्रग के मैन्युफैक्चरर हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं इक्विपमेंट्स के, केमिकल के, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के। ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये भी हेल्थ केयर सिस्टम का एक तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। चौथा जो कंपोनेंट है वो अथॉरिटीज़ हैं। प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट की सतह पे भी हो सकती हैं, और फेडरल लेवल पे भी होते हैं। फेडरल लेवल पे हमें पता है उनको मिनिस्ट्री कहते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़। अगर प्रोविंशियल लेवल पे आ जाए तो वो डिपार्टमेंट के नाम से याद किए जाते हैं। तो ये अथॉरिटीज़ हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, उसको हेल्प आउट करती हैं, ताकि पूरे माशरे को इक्वली पब्लिक हेल्थ या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जो पांचवा कंपोनेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर कई सारे ऐसे कंट्रीज दुनिया में हैं जहाँ पे ये इंश्योरेंस अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, कुछ मुमकिन है ज़िंदगी के दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होती। लेकिन बाकी जो बिजनेसिस में या बैंकिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे और जो पार्ट हैं कंट्री के, वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में कई सारे कंट्रीज़ में बहरहाल इंश्योरेंस मौजूद नहीं है। आईटी एक हमारा अगला पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। ये छठा पार्ट है, उसमें कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। आजकल पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कई सारे ऐसे हम सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी मैं समझता हूँ इस आईटी का और कंप्यूटर साइंस की वजह से ही हम उनको यूज़ कर पाते हैं। जो सातवां पार्ट है वो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। प्रोफेशनल बॉडीज़ लोकल भी हो सकती हैं, वो इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। इंटरनेशनल सतह पे हमें पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फिर फर्दर छोटे छोटे सेक्शन या डिपार्टमेंट हैं।
और दूसरा जो CDC सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है। लोकल लेवल पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे इनकी जो प्रोफेशनल बॉडीज़, जिस तरह रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मेडिकल काउंसिल हो सकती है, फार्मेसी काउंसिल है, और इसी तरह फिजियोथेरेपी की हैं, ये अपनी अपनी काउंसिल्स और बॉडीज़ हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को या एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं। जो 8वां पार्ट है वो रिलीजन इन्वॉल्व है। ये हेल्थ केयर सिस्टम में रिलीजन का बड़ा प्राइमरी रोल है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की कैजुअलिटी हो जाए तो उस सूरत में भी उनकी जो फ्यूनरल को ऑर्गेनाइज करते हैं। कई सारी ऐसी इवन डिजीज़ हैं जो पेशेंट के फेथ और उसके बिलीफ से बिलोंग करती हैं, तो फिर हम उसके फेथ से रेलेवेंट जो फादर है, प्रीस्ट है, पंडित है, या गुरु है, या मुर्शद है, या मौलाना साहब हैं, उनको हम इंगेज करते हैं। वो मौलवी साहब आके अपने जो भी उनका स्पिरिचुअल या फेथ की या रिलीजन के हवाले से प्रोसीजर है उसको यूज़ करते हुए हम डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। तो गोया जो रिलीजन है, जो फेथ है, जो बिलीव्स हैं, ये भी हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके साथ साथ जो 9th कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम का, वो सिविल सोसाइटी है। वहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिविल सोसाइटी भी इस हेल्थ केयर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, डिजीज़ को कंट्रोल करने में, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में सिविल सोसाइटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना रोल प्ले करती है। जो आखिरी है उसमें हम मिसलेनियस की एक कैटेगरी डिज़ाइन की है मेरे स्टाफ ने। मिसलेनियस कैटेगरीज में मीडिया इन्वॉल्व हो सकता है, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हम पर्टिकुलर डिजीज़ की इंफॉर्मेशन इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम मीडिया का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम इसका नज़ारा किया इस कोविड के दौरान कि किस तरह से लोगों को एजुकेट किया, हम डिस्टेंस मेंटेन किया, प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए, वो चाहे हैंड हाइजीन या मास्क की शक्ल में लोगों को रिक्वेस्ट की, इंगेज किया। कई जगह पे हमने अथॉरिटी और पावर भी यूज़ की ताकि हम लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकें। इसी तरह इन्वेस्टर्स भी इसी मिसलेनियस कैटेगरीज में आते हैं। इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग को बनाने के हवाले से हमें हेल्प नहीं करते, बल्कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं। मैं इसी कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन डिस्कवर हुई, उनके क्लिनिकल ट्रायल हुए, उसको डेवलप किया गया, तो इसमें भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए, इन्वेस्ट किए। फिर उससे फिर उन्होंने जब इसको सेल किया गवर्नमेंट को या पब्लिक को, तो उसने उन्होंने फिर रिकवरी की। तो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये मिसलेनियस कैटेगरीज में आते हैं। आजकल भी कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं, जिस तरह एड है, फिर न्यूप्लाज्म या कैंसर है, डायबिटीज़ है। ये डिजीज़ हमारे लिए, बने हुए इंसान के लिए चैलेंज है, और इन पे भी मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स काम कर रहे होते हैं ताकि इनको हम सक्सेसफुली इस दुनिया में इरेडिकेट कर सकें। तो गोया आज हमने ज़िंदगी की कुछ फ़िलासफ़ी आपके साथ शेयर की और इनके 10 मेजर कंपोनेंट्स आपके सामने मैंने पेश किए। उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ये इजाफे का बायस बनेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।